Hello, dear students. Welcome you on Study Hive. We are studying the chapter of class 8th. Basically, we are talking about the woman, caste and reforms. तो आपका स्वागत है स्टडी हाइव पे। ये हमारा सोशल रिफॉर्म्स, वुमन कास्ट एंड रिफॉर्म्स पे दूसरा लेक्चर होगा। इस लेक्चर में हम अगेन डिस्कस करेंगे जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन रहा है क्लास 8 सोशल साइंस हिस्ट्री का, जो ये हमारा चैप्टर है वुमन कास्ट एंड रिफॉर्म। चैप्टर नंबर 7 है ये। तो हम इसमें आज डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स को और जो हमारा लास्ट लेक्चर में जो हमारे टॉपिक्स रह गए। ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट। लास्ट हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट पर हमने डिस्कस किया था कास्ट कितनी तरह की है, कास्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पे। कास्ट में हमने सोशल रिफॉर्मर्स की बात की थी कि कौन कौन सोशल रिफॉर्मर्स, जिनमें हमने स्पेशली राजा राम मोहन रॉय की बात की थी, जिसमें हमने नायकर की बात की थी, जिसमें हमने परियार की बात की थी, जिसमें हमने ताराबाई शिंदे की बात की थी। हमने डिफरेंट जो स्टीरियोटाइप्स थे, डिफरेंट जो डिस्क्रिमिनेशन थे अगेंस्ट द वुमन, उन पे डिस्कशन किया। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे स्पेशली अबाउट द कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म। ये कास्ट और सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सो लेट वी स्टार्ट। बेसिकली राम मोहन रॉय, याद रखिएगा, राजा राम मोहन रॉय जिन्होंने क्या किया, राजा राम मोहन रॉय सबसे इंपॉर्टेंट फिगर माने जाते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द रिफॉर्मेशन इन कास्ट स्पेशली, क्योंकि कास्ट की बेस इंडिया में अब यानी इस जमाने में, राजा राम मोहन रॉय के जमाने में, ये अब ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर नहीं रहा था, बल्कि नाउ इट वाज बिकमिंग द सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एज अ पार्ट ऑफ रिलीजन। ओके, सो इन्होंने क्या किया, राजा राम मोहन रॉय ने इस चीज को समझते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंटिन्यूअसली अपने डिबेट्स के जरिए, अपने डायलॉग्स के जरिए, अपने राइटिंग्स के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश की। और जो एंशिएंट टेक्स्ट था, एंशिएंट टेक्स्ट मींस रिलीजियस बुक्स, उन्हें ट्रांसलेट किया, उन्हें इंटरप्रेट किया और लोगों को समझाने की कोशिश की। नाउ यू कैन सी राम मोहन रॉय ट्रांसलेटेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्रिटिकल्स ऑफ कास्ट, जिनमें कास्ट को क्रिटिसाइज किया गया था, कास्ट को बिल्कुल आड़े हाथों लिया गया था। इसी तरीके से हम देखेंगे प्रार्थना समाज प्रमोट करता है इसी जमाने में, जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, सोशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इक्वालिटी थ्रू भक्ति, हाँ वो भक्ति की बात करते हैं। सूफी, क्योंकि सूफी अगर हम देखिए, भक्ति सूफी ट्रेडिशंस आल्सो प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन वी टॉक अबाउट दीज सोशल रिफॉर्म्स। अब इसी तरीके से प्रमानस मंडली 1840 जो मुंबई में बनी थी, वो भी चाहते हैं कि ये कास्ट जो है वो एबॉलिश होनी चाहिए। यानी हर एक सोशल एस्पेक्ट से, हर सोसाइटी के हर कोने से, हर तरफ से एक आवाज उठी थी। एक आवाज किसकी उठी थी? चेंज की। आगे चलेंगे हम। रिफॉर्मर्स ऑफन ब्रोक कास्ट टैबूज। ठीक है, इसके बगैर रिफॉर्मर्स जो थे, जो सुधारवादी थे, जो सुधार चाहते थे, उन्होंने कास्ट रिलेटेड जितने भी टैबूज थे, जितने भी मतलब मिथ्स थे, उन सबको ब्रोक करने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की। इन सीक्रेट मीटिंग्स, अलग अलग मीटिंग्स हुई है, उन मीटिंग्स में सभाएं हुई, स्पेशली सार्वजनिक सभाओं का जिसे हम कहेंगे इंतजाम किया गया। सार्वजनिक सभा का मतलब क्या होता है? यानी अ कॉमन गैदरिंग। रिमेंबर, अ कॉमन गैदरिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन गैदरिंग, जिसे क्या कहा गया? कॉमन गैदरिंग। रिमेंबर, अ कॉमन गैदरिंग यानी सब एक जगह जमा होंगे, क्योंकि कास्टिज्म में सब बराबर नहीं थे। ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, कास्ट में सारे बराबर नहीं थे, एक डिवीजन था, डिवीजन ऑफ क्लास था। तो उसी चीज को खत्म करने की कोशिश की गई, जिसमें क्रिश्चियन मिशनरीज। इसी तरीके से जब वेस्टर्न एजुकेशन का इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया में, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इंडिया में आया, तो उसने भी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। जैसे मिशनरीज ने सेट अप स्कूल्स फॉर लोअर कास्ट। अब क्या करेगी? जो फॉरेन मिशनरीज होंगे, जो क्रिश्चियन मिशनरीज होंगे, वो स्टार्ट करेंगे लोअर कास्ट के लिए स्कूल, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज इस कास्टिज्म पे बिलीव नहीं करते थे। तो वहां से क्या मिलेगी? जब एजुकेशन मिलेगी, जब विद्या मिलेगी, जब सरस्वती मिलेगी। याद रखिएगा, सरस्वती मीन्स नॉलेज। याद रखना बेटा, नॉलेज। तो जब नॉलेज मिलेगी तो ऑटोमेटिकली नॉलेज ब्रोक्स द बैरियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसएडवांटेज। एक शख्स को, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा एक सर्जन बन रहा है उस जमाने में,
और इस सर्जन की जरूरत पूरे समाज को है, और वो सर्जन अगर लोअर कास्ट से बना तो एक हायर कास्ट का बंदा जिसकी मजबूरी है सर्जरी करने की, क्या वो सर्जन से पहले पूछेगा कि मेरी कास्ट, आप डॉक्टर साहब मुझे बताइए पहले आपकी कास्ट क्या है, तब मैं आपसे इलाज करवाऊंगा? वो तो बात ही नहीं है ना। तो याद रखिएगा, इस चीज को क्रिश्चियन मिशनरीज ने समझाया और एजुकेशन के जेवर से, एजुकेशन की ज्वेलरी से इन्हें नवाजा, और 19th सेंचुरी में ऐसे इसी तरीके से रिफॉर्म्स आना शुरू हुए। नाउ मूव टू द अनदर थिंग, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ सिटीज क्रिएटेड न्यू डिमांड्स। देखिए क्या हुआ, नए नए शहर बनना स्टार्ट हुए, गांवों से माइग्रेशन स्टार्ट हुआ, स्पेशली उन एरिया से माइग्रेशन स्टार्ट हुई जहां पर कास्ट इज्म ने या जहां पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अपने पीक पे थी। अब लोगों को एक मौका मिला कि वो उन एरिया से मूव करेंगे, पुश करेंगे, ठीक है, और उन शहरों की तरफ जाएंगे जहां पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि वहां पर उनके कास्ट जानने वाले लोग नहीं होंगे। और ये मौका मिलेगा उनको, ये एक टाइम पीरियड मिलेगा, एक ऐसा टाइम मिलेगा, या एक जिसे कहते हैं एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर वो इसे यूटिलाइज करेंगे कि उनकी कास्ट जो है वो भूल जाए और वो एक नई जिंदगी शुरू करे। वो वैसा ही हुआ पुअर विलेजेस, हाँ, छोटे छोटे टाउन्स और विलेजेस से लोग स्पेशली लोअर कास्ट वो शहरों की तरफ जाएंगे, हाँ, और नई डिमांड, क्योंकि क्योंकि इंडस्ट्रियल सेटअप होना शुरू हुई थी, प्लांटेशन शुरू हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, या हम कहेंगे ब्रिटिश रूल में बहुत सारे ऐसे काम स्टार्ट हुए थे जिनकी वजह से डिमांड ऑफ लेबर बढ़ी थी, डिमांड ऑफ लेबर इंक्रीज हुई थी, तो ऑटोमेटिकली लोग वहां पर काम के लिए गए। काम के लिए गए मतलब पुराना जो इनका शजरा था, पुराना जो इनकी पुरानी जो इनकी फैमिली हिस्ट्री थी, इनकी कास्ट हिस्ट्री थी, वो उनके मद्देनजर नहीं थी, ठीक। तो सम आल्सो वेंट टू वर्क इन द प्लांटेशन, कुछ प्लांटेशन आसाम में गए, क्योंकि आसाम में प्लांटेशन का कॉन्सेप्ट, यानी वहां पर रबर और स्पेशली हम कहेंगे टी प्लांटेशन शुरू हुई। कुछ मॉरिशस गए, कुछ ट्रिनिडाद और इंडोनेशिया गए, ठीक है। तो क्योंकि सबसे ज्यादा लोअर कास्ट ने इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि वो क्या करेंगे, कि वो ऑपरेसिव सिस्टम जो कास्ट का है, अपर कास्ट ने जो उनकी जिंदगी तबाह की है, जो उनकी जिंदगी मतलब मुश्किल कर दी है, उससे बाहर निकलना एक अच्छा मौका होगा इफ दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर द व्हाट, फॉर सीकिंग द जॉब्स, एंड दे विल लेफ्ट देयर पास्ट, ठीक है। तो अपर कास्ट लैंड ओनर्स एक्सरसाइज ओवर देयर लाइव्स, क्योंकि अपर कास्ट लैंड ओनर्स ने उनकी जिंदगी बिल्कुल मुश्किल कर दी थी ह्यूमिलेशन की वजह से। डेली बेस पर उन्हें ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ता था और वो सफर कर रहे थे। नाउ मूविंग टू द अनदर थिंग, अब जरा देखिए डिमांड्स का, सोशल रिफॉर्म्स में जब हम देखेंगे डिमांड्स फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस, देखिए 19th सेंचुरी में खाली ब्राह्मण समाज ही नहीं, नॉन ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन थी, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी, बहुत सारी सभाएं थी जिन्होंने डिमांड रखी। दे डिमांडेड फॉर व्हाट, इन द लेट 19th सेंचुरी नॉन ब्राह्मण कास्ट ऑर्गेनाइज्ड फॉर सोशल इक्वालिटी। बहुत सारे, अब ब्राह्मण नहीं, नॉन ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशंस थे। ब्राह्मण तो नहीं ढूंढेंगे ना, क्योंकि ब्राह्मण प्रिविलेज्ड थे, ब्राह्मण नहीं, नॉन ब्राह्मण क्या किस चीज की डिमांड करेंगे, कि देयर मस्ट बी व्हाट, देयर मस्ट बी इक्वालिटी, बराबरी होनी चाहिए। तो अब जरा देखिए अलग अलग जगहों पर सतनामी मूवमेंट जो सेंट्रल इंडिया में घासीदास ने शुरू की थी, किस लिए, जो लेदर वर्कर्स थे, याद रखिएगा, लेदर वर्कर्स के लिए, लेदर वर्कर्स के अपलिफ्टमेंट के लिए, लेदर वर्कर्स की बेटरमेंट के लिए आवाज उठाएंगे, कौन, घासीदास। अब इसी तरीके से मतवा सेक्ट, हाँ, जो ईस्टर्न बंगाल में होगा, हरिदास ठाकुर सपोर्टेड द चंडेला कल्टिवेटर्स को ये सपोर्ट करेंगे। श्री नारायण गुरु जो केरला के थे, हाँ, ये प्रमोट करेंगे यूनिटी को, यानी एकता को ये प्रमोट करने के लिए काम करेंगे। और ये ऑपरेसिव कास्ट सिस्टम को क्या करेंगे, ये भी इसे क्रिटिसाइज करेंगे। नाउ ये जो मूवमेंट्स है ये सारी नॉन ब्राह्मण मूवमेंट्स थी, और नॉन ब्राह्मण लीडर्स ने इन मूवमेंट्स पर काम किया था, वर्किंग विद इन देयर कम्युनिटीज, और उनकी अपनी अपनी कम्युनिटीज में, याद रखिएगा, एक कम्युनल इन्फ्लुएंस था, ये याद रखिएगा, रिमेंबर दिस थिंग, ओके। नाउ मूविंग टू अनदर थिंग, अब जरा देखते हैं गुलामगिरी। गुलामगिरी किसने लिखी थी, शाबाश, गुलामगिरी लिखी थी ज्योतिराव
फूले ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1827 में। आप देखिए कब ज्योतिबा फूले कब जन्मे थे? 1827। एक मिशनरी स्कूल से इन्होंने पढ़ा था। फिर आप देखोगे इन्होंने ब्राह्मण सुपीरियोरिटी को कंटिन्यूअसली क्या किया था? चैलेंज किया था। और उन्होंने क्लेमिंग आर्यंस वर फॉरेन कॉन्क्यूअर्स, और उन्होंने कहा कि ये जो आर्यंस है ये क्या है? ये ब्राह्मण्स है, ये आर्यंस है, ये तो बाहर के, असल में यहाँ के लोग हैं नहीं। ठीक, और यही हमें क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा कर रहे हैं, सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर पैदा कर रहे हैं। और फूले ने एनकरेज किया शूद्रास, अति शूद्रास को कि वो एक हो जाए इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। यानी बाज़ाब्ता तौर पर गुलामगिरी वाज बेसिकली अ बुक रिटन बाय ज्योतिबा फूले, और ये फूले की एक लिखी हुई बड़ी शाहकार किताब थी उस जमाने में, और जिसमें बहुत सारी चीजों पर बात की गई थी स्पेशली। और फूले क्या करेंगे? वो एनकरेज करेंगे शुद्रास और अति शुद्रास को कि वो एक हो जाए। फिर आप देखिए फाउंडेड सत्य शोधक समाज टू प्रमोट कास्ट इक्वालिटी। अब ये क्या करेंगे? सत्य शोधक समाज बनाएंगे, और वहां से क्या होगा? ताकि इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आए। 1873 में उन्होंने लिखी गुलामगिरी यानी स्लेवरी। गुलामगिरी याद रखिए, गुलामगिरी का मतलब होता है स्लेवरी। और इन्होंने इस स्ट्रगल को, क्योंकि इंडिया में जो लोअर कास्ट स्ट्रगल थी ना, ठीक है, और उसी जमाने में अमेरिका में अफ्रीकन्स भी लड़ रहे थे, ठीक है, वहां पर भी स्लेविज्म अपने पीक पे था। तो इन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी को क्या किया? बेसिकली इन्होंने, जिसे हम कहेंगे ना, इन्होंने ट्रिब्यूट की, पेशकश की, किसको? जो अमेरिकन सिविल वॉर था, जो 1861 से 1861 टू 1865 जो क्या चल रहा था, जो सिविल वॉर था अमेरिका में, उसे इन्होंने इसे डिवोट किया। ठीक है, चलिए नाउ कम टू द पॉइंट, लेट वी डिस्कस नाउ अनदर थिंग दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, हु कुड एंटर टेम्पल्स। याद रखिएगा, बाबा भीमराव अंबेडकर इंडिया में एक मूवमेंट चलाएंगे, टेम्पल एंट्री मूवमेंट, ठीक है। और 1990 के बाद ये मूवमेंट, ये बड़ी ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ये चलाएंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लीडर्स इन इंडिया। जब हम बी आर अंबेडकर की बात करेंगे तो बी आर अंबेडकर कब जन्मे थे, कहां पर जन्मे थे? एक महर फैमिली, जो लोअर कास्ट फैमिली थी, वहां पर जन्मे थे। उन्हें भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था बचपन से ही। 1919 में बी आर अंबेडकर वापस आते हैं, कहां से? फॉरेन से, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके, और फिर वो अपर कास्ट के पावर पर क्वेश्चंस उठाते हैं कि आज की दुनिया में भी अभी भी अपर कास्ट सोसाइटीज लोअर कास्ट को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। 1927 में वो टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। व्हाट वाज कंसर्न ऑफ टेम्पल एंट्री मूवमेंट? टेम्पल एंट्री मूवमेंट बेसिकली एक ऐसा आंदोलन था जिसके जरिए बी आर अंबेडकर अपनी सोसाइटी को इज्जत दिलवाना चाहते थे। हाँ, जिसे हम कहेंगे डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन भी बी आर अंबेडकर ने बनाई थी। गर्ज एक ही था बी आर अंबेडकर साहब का कि वो अपनी सोसाइटी, स्पेशली महार और लोअर कास्ट को अपनी खोई हुई इज्जत वापस दिलाए। मेन कंसर्न इतना था। ठीक, ये अब टेम्पल एंट्री मूवमेंट ये नहीं था कि वो भगवान, वो उन्हें मंदिर में जाना चाहिए, उन्हें मंदिर में इबादत करने क्यों नहीं देंगे, नहीं, बल्कि वो जिसे हम कहेंगे ना, ही वाज नॉट रिलीजियस, सो मच रिलीजियस। तो उस चीज को समझते हुए बी आर अंबेडकर क्या करेंगे? बी आर अंबेडकर डिलिबरेटली टेम्पल्स में जाने के लिए, टेम्पल्स में एंटर करने के लिए कंटिन्यूअसली इन्फ्लुएंस करेंगे, और अपने लोगों को बाज़ाब्ता तौर पर ही विल गिव देम ना राइज, ही विल प्रोवोक देम कि नहीं, हमें जाना है। क्योंकि टेम्पल्स में जाने के पीछे एक जिसे आप एक पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि हमें भी हक है कि हम इस भगवान की पूजा करें जिस भगवान ने हमें बनाया है। तो लोगों को अगर ये अधिकार मिलेगा कि सामान्य एक ही कॉमन मंदिर में दो, यानी शूद्र और कौन, शूद्र और ब्राह्मण पूजा कर रहा है, तो इससे कास्ट डिफरेंशिएशन जो है, या ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कास्ट है, ये वीक पड़ जाएगा। इसीलिए आप देखोगे उन्होंने क्या किया, अंबेडकर इस मूवमेंट में महार कास्ट के लोगों ने, फॉलोअर्स ने बहुत पार्टिसिपेट किया, और अंबेडकर लेड 3 सच मूवमेंट्स, 3 ऐसी मूवमेंट्स 1927 से 1935 तक बी आर अंबेडकर ने चलाई, जिसका मकसद एक ही था कि पावर ऑफ कास्ट, जो प्रेजुडिस हो रहा है किनके साथ, लोअर कास्ट के साथ, ठीक है, वो खत्म हो सके।
ओके, नाउ मूविंग, जरा देखिए बेटा द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट्स। अब ये नॉन ब्राह्मण मूवमेंट्स क्या थी? देखिए कहा गया ना इन अर्ली 20th सेंचुरी नॉन ब्राह्मण मूवमेंट्स क्या है? In early 20th century, educated and influential non-Brahmin caste challenged Brahmin dominance, claiming Brahmins were descendants of Aryan. अब इंडिया में क्या शुरुआत हुई कि बहुत सारे लोग जो ब्राह्मण नहीं थे बल्कि नॉन ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मण कास्ट के साथ जुड़े हुए नहीं थे, अब वो आवाज उठाना स्टार्ट करेंगे। आवाज क्या स्टार्ट करेंगे कि वो ब्राह्मण्स को आर्यन कहेंगे। आर्यन आर बेसिकली इन्वेडर, जो इंडिया के नहीं है, जो बेसिकली दूसरे दूसरे तो यूरोप से आए हुए लोग या सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग हैं। सेंट्रल एशिया और यूरोप से आए हुए लोगों को इंडिया में क्या कहा जाता है? आर्यन। एक आर्यन इन्विजन थ्योरी भी है, ठीक है, कि कैसे आर्यंस आए और अपना इन्फ्लुएंस इंडिया में क्रिएट किया। अब उस चीज को टैग करते हुए, ठीक है, इन्होंने क्या कहा, ईवी रामास्वामी नायकर, जिसे परियार भी कहा जाता है, फाउंडर द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे जिसे कहा जाएगा सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, और एनकरेज करेंगे अनटचेबल्स टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम ऑल रिलीजन्स फॉर सोशल इक्वालिटी। वो अनटचेबल्स के लिए यानी शूद्रस के लिए क्या करेंगे? उनके लिए काम करना शुरू करेंगे, उन्हें उनकी इक्वालिटी के लिए, उनकी इक्वालिटी के लिए काम करना शुरू करेंगे, प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी के लिए काम करना शुरू करेंगे। और क्या करेंगे? एनकरेज अनटचेबल्स को एनकरेज करेंगे, उनको हिम्मत देंगे टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम ऑल रिलीजन्स, कि तुम सारे मजहबों से आजाद हो जाओ। किस लिए? ताकि समाज में तुम्हें बराबरी का हिस्सा मिले। ही क्रिटिसाइज्ड हिंदू स्क्रिप्चर्स फॉर रीएनफोर्सिंग कास्ट जेंडर इनइक्वालिटी। उन्होंने हिंदू टेक्स्ट को क्रिटिसाइज किया। वजह क्या है कि इन टेक्स्ट्स ने हिंदुइज्म में डिफरेंसेस पैदा किए हैं। रिमेंबर, और ऑर्थोडॉक्स हिंदू ग्रुप्स लाइक सनातन धर्म सभाज, भारत धर्म महामंडल अपोज्ड दीज आइडियाज। अब जरा ये तो सीधी सी बात है ना, जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स होंगे दे विल स्टार्ट द क्रिटिसाइजिंग, वो क्रिटिसाइज करेंगे ना। हिंदू ने इसीलिए चंद्रिका नामी एक पत्रिका भी निकाली थी, अखबार भी निकाला था। जब बी आर अम्बेडकर ने संवाद कामुदय निकाली थी तो उन्होंने चंद्रिका नामी एक पत्रिका निकाली थी, एक उस जमाने का अखबार निकाला था फॉर द गिविंग आंसर्स टू द क्वेश्चंस अराइज्ड बाय द बी आर अम्बेडकर। नाउ come to the B.R. Ambedkar and the we can say especially राम मोहन रॉय ने जब संवाद कामुदाय लिखी तो उसके बाद चंद्रिका नामी एक पत्रिका निकाली कि उन्होंने हिंदू ऑर्थोडॉक्स दीज ग्रुप्स, ताकि वो सवालों का जवाब दे सके जो राजा राम मोहन रॉय बार बार पूछते थे। यहाँ पर भी हमने वही बात कही ना कि स्पेशली सनातन धर्म सभा, भारत धर्म महामंडल और भी बहुत सारे ऐसे एजेंसीज या उस जमाने में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स मिलेंगे जो ऑर्थोडॉक्स आइडियाज को प्रमोट करते थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट, नाउ लेट अस सी। अब जरा देखेंगे बेटा, जब हम बात करेंगे तो एजुकेशनल व्यूज ऑफ महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर, दो बड़ी हस्तियां, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी, ये दो लोग हैं जो इंडिया में इक्वालिटी को प्रमोट करेंगे, ठीक है। महात्मा गांधी खुद ब्राह्मण, मगर बात किसकी करेंगे? हरिजन की करेंगे, हरिजन द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। जरा देखिए महात्मा गांधी क्रिटिसाइज करते हैं ना बेसिकली वेस्टर्न सिस्टम को। अब जरा देखिएगा वेस्टर्न एजुकेशन को, और वो चाहेंगे कि हमारा एक अपना एजुकेशनल सिस्टम हो, मगर उसमें गांधी कंटिन्यूअसली इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, कंटिन्यूअसली इस चीज को रिजेक्ट करेंगे कि कास्ट देयर शुड बी नो, इंडियन कल्चर में ना ये डिस्क्रिमिनेशन, ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। फीलिंग थ्रेटन्ड इंडियन कल्चर, क्योंकि उसने कहा कि एक आज के जमाने में, उस जमाने में जो गांधी जी का जमाना था, ठीक है, यूरोपियन कल्चर से हमारे सिस्टम को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा खतरा है। और याद रखिएगा जैसे यहाँ पर कहा भी है, फीलिंग इट थ्रेटन्ड इंडियन कल्चर एंड मॉडर्नाइज्ड विदाउट ट्रूली एजुकेटेड पीपल। कोई एजुकेशन, कोई अवेयरनेस लोगों को नहीं मिल रही है, बल्कि वो उनको एजुकेशन भी नहीं मिल रही है। जब एक फर्द अपने कल्चर से ही दूर रहेगा, क्या वो सही मानों में एजुकेटेड है? चलिए, ये तो महात्मा गांधी की राय थी। अब जरा अंबेडकर साहिब, सॉरी रविंद्रनाथ टैगोर का देखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं? wanted to blend Western knowledge with Indian traditions.
अब रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे कि नहीं ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन के साथ अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी मिले, इंडियन कल्चर भी मिले तो ये और ज्यादा स्ट्रांग होगा। और क्या कहा, एट शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, शांति निकेतन, ही प्रमोटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसने कहा कि साइंस, टेक्नोलॉजी और आर्ट को प्रमोट करना ही ठीक रहेगा, म्यूजिक और डांस को। हाँ, उससे क्या होगा, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी, हाँ, नेचुरली क्रिएटिविटी पैदा होगी, क्योंकि आप देखोगे आर्ट, म्यूजिक, डांस ये कुछ नेचुरल चीजें हैं जो जो एक चाइल्ड कॉग्निशन के लिए, चाइल्ड माइंड के लिए, चाइल्ड इंटेलेक्चुअलिटी के लिए, या हम दूसरी भाषा में कहेंगे कि ये साइकोलॉजिकल प्रमोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर अब ये सारा एक नेचुरल सेटअप में हो तो कितना बेटर रहेगा। दैट मीन्स बोथ द थिंकर्स, as far as Rabindranath Tagore and Gandhi is concerned, both give their ideas for the education। हाँ, क्योंकि ये चाहते थे कि एजुकेशन होगी तो प्रमोशन होगी, एजुकेशन नहीं होगी तो प्रमोशन नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से बेटा वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर नंबर 7, वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। इट वाज लेक्चर नंबर 2। अगर आप चाहते हो कि हम इसको बहुत अच्छे से समझे तो आपको इसका पहला हिस्सा समझना बहुत जरूरी है। दैट इज ऑल्सो इन द लिंक। सो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।